द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 6। जो मुक्के आप चूक जाते हैं वे ही आपको थका देते हैं। बॉक्सिंग ट्रेनर एंजेलो डंडी। आक्रामक के साथ ही रक्षात्मक निवेशक दोनों के लिए आप जो नहीं करते वह भी आपकी सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो आप करते हैं। इस अध्याय में ग्राहम ने आक्रामक निवेशकों के लिए न करने वाले कामों की सूची दी है। आज की सूची यह है: जंकयार्ड डॉक्स, हाई यील्ड बॉन्ड्स जिन्हें ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं, इन्हें आज जंक बॉन्ड्स कहा जा रहा है। इनके लिए ग्राहम पूर्णतः इनकार करते हैं। उनके समय में एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए डिफ़ॉल्ट के जोखिमों को दूर करना बहुत महंगा और बोझल था। कोई डिफ़ॉल्ट कितना बुरा हो सकता है और कितनी लापरवाही से सुविघ्न पेशेवर बांड निवेशक ऐसी खरीद कर सकते हैं, यह जानने के लिए साइड बार देखें। हालांकि आज 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बॉन्ड्स में विशेषज्ञ हैं। ये फंड इस जंग को कार्टलोड से खरीदते हैं। इसमें भिन्न भिन्न किस्म के दर्जनों बॉन्ड्स होते हैं। इससे ग्राहक की विविधता में परेशानी की शिकायत दूर हो जाती है। फिर भी हाई यील्ड प्रीफर्ड स्टॉक में यह पूर्वाग्रह बनता है चूँकि ये सस्ते नहीं होते और जोखिम का बंटवारा करने के लिए इनकी विस्तृत उपलब्धता होती है। 1978 से जंक बॉन्ड बाजार में 4.4% का वार्षिक औसत डिफ़ॉल्ट में रहा है। लेकिन इन डिफ़ॉल्ट्स के बावजूद जंक बॉन्ड्स ने 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के वर्ल्डकॉम बॉन्ड्स की कष्टकारी दुनिया। बॉन्ड को केवल इसकी यील्ड के लिए खरीदना वैसे ही है जैसे कि सेक्स के लिए विवाह करना। अगर आपको सर्वप्रथम आकर्षित करने वाली वस्तु से मोह समाप्त हो गया तो आप खुद से पूछते नजर आएंगे, अब इसका क्या प्रयोजन है? जब उत्तर होगा कि कुछ नहीं, तो जीवन साथी और बांड धारक का समान रूप से दिल टूट जाता है। मई 9, 2001 को वर्ल्डकॉम इको ने बॉन्ड्स के अमेरिकी कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा विक्रय प्रस्ताव दिया, जो 11.9 बिलियन का था। इसकी आकर्षक 8.3 यील्ड के प्रति उत्सुक खरीदारों ने दुनिया में सबसे बड़े पेंशन फंड्स में से एक कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम ऑफ अल्बामा भी थे, जिनके प्रबंधकों ने बाद में बताया कि खरीदते वक्त हमें इसकी हाई यील्ड सबसे आकर्षक लगी, तथा स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट बॉन्ड फंड जिसके सह प्रबंधक को वर्ल्डकॉम की मोटी यील्ड इतनी अच्छी लगी कि उसने डिंग मारी कि हम जोखिम के बदले ज़रूरत से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्डकॉम के बॉन्ड प्रोस्पेक्ट पर मात्र 30 सेकंड नज़र मारने भर से दिखाई दे रहा कि इन बॉन्ड की यील्ड में कुछ मिलने वाला नहीं था, बल्कि सब जाने वाला था। वर्ल्डकॉम की बीते 5 वर्षों की कर पूर्व आय टैक्स चुकाने के पूर्व कंपनी का मुनाफा में से 2 वर्ष ऐसे रहे थे जब वह अपने स्थिर प्रभार अपने बांड धारक को ब्याज भुगतान लागत को पूरा करने में अति विशाल 4.1 बिलियन कम रही थी। वर्ल्डकॉम इन बॉन्ड भुगतान को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज ले सकती थी और अब बॉन्ड्स के प्राप्त इस नई विशाल मदद से वर्ल्डकॉम ने अपनी ब्याज लागत को प्रति वर्ष 900 मिलियन और बढ़ा दिया था। वर्ल्डकॉम ने भी अपने को मोटी फाइनेंस द मीनिंग ऑफ लाइफ के मिस्टर क्रियोसोटो की तरह फटने की हद तक बढ़ा लिया था। कोई भी यील्ड इतनी बड़ी नहीं होती कि यह निवेशक के लिए ऐसे विस्फोट के समय जोखिम की क्षतिपूर्ति कर सके। वर्ल्डकॉम बॉन्ड्स ने कुछ माह 8% तक की मोटी यील्ड प्रदान की। तत्पश्चात जैसी ग्राहम की भविष्यवाणी थी, यील्ड अचानक आना बंद हो गई। जुलाई 2002 में वर्ल्डकॉम ने दिवालिया होने की अर्जी दायर की थी। अगस्त 2002 में वर्ल्डकॉम ने स्वीकार किया कि उसने अपनी आय में 7 बिलियन से अधिक की बढ़ोतरी का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान लगा लिया था। वर्ल्डकॉम के बॉन्ड उस वक्त डिफ़ॉल्टर हो गए जब कंपनी ब्याज प्रभार पूरा नहीं कर पाई। बॉन्ड्स के बुनियादी मूल्य में 80% तक गिरावट आई।
8.6 के मुकाबले 10.5 का वार्षिक रिटर्न दिया। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड का फीस प्रभाव तो बहुत अधिक होता है, लेकिन वे आपके निवेश की मूल पूंजी की सुरक्षा में बहुत खराब होते हैं। जंक फंड तब उचित है अगर आप सेवानिवृत्त हो और अपनी पेंशन के अतिरिक्त मासिक आय को तलाश रहे हो और मूल्य में अस्थायी गिरावट को अनदेखा कर सकते हो। अगर आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम कर रहे हैं तो ब्याज दरों में तेज़ बढ़त आपकी वेतन वृद्धि को सीमित करने के अलावा आपकी नौकरी के लिए भी खतरा बन सकती है। अतः जंक फंड जिनका प्रदर्शन ब्याज दरें बढ़ने पर शेष सभी बॉन्ड फंड से अच्छा रहता है, आपके 401 का प्रतिभार बढ़ाने योग्य हो सकता है। हालांकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए जंक बॉन्ड फंड छोटा विकल्प है, कोई दायित्व नहीं है। वोदका और बुरितो पोर्टफोलियो। ग्राहक विदेशी बॉन्ड्स को जंक बॉन्ड्स से बेहतर दाम नहीं समझते। हालांकि आज विदेशी बॉन्ड के एक किस्म की जोखिम ले सकने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है। मोटे तौर पर दर्जन भर म्यूचुअल फंड्स की उभरते राष्ट्रों के बाजार, या जिन्हें आमतौर पर तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, में जारी हो रहे बॉन्ड्स में विशेषज्ञ है, जैसे ब्राज़ील, मेक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला। कोई भी समझदार निवेशक इस किस्म की मसालेदार होल्डिंग में अपने कुल बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा धन निवेश नहीं करेगा। लेकिन उभरते मार्केट बॉन्ड फंड्स अमेरिकी शेयर बाजार के समतुल्य होकर शायद ही कभी चलते हो, तो ये ऐसे दुर्लभ निवेश है जिनके केवल इस कारण गिरने की संभावना नहीं होती कि डाउ भी गिरा है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में वह थोड़ी राहत मिल सकती है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ट्रेडर की मौत मरना। जैसे कि हमने अध्याय 1 में पहले ही देखा है, डे ट्रेडर, जिसमें शेयरों को केवल कुछ घंटे अपने पास रखा जाता है, वित्तीय आत्महत्या करने का अब तक आविष्कृत सबसे बेहतरीन हथियार है। आपके कुछ सौदे में लाभ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सौदों में नुकसान ही होता है। लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा कमाई करता है, और शेयर खरीदने या बेचने की आपकी अपनी आतुरता आपका रिटर्न घटा सकती है। कुछ लोग जो शेयर खरीदने को बेचैन रहते हैं, वे सहज ही अंत में किसी भी विक्रेता की बेचने की इच्छा से पूर्व ही शेयर की मौजूदा भाव से 10 सेंट तक अधिक दे सकते हैं। इस अतिरिक्त भुगतान को मार्केट इम्पैक्ट कहा जाता है, जिसे आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट में कभी नहीं दिखाया जाता, लेकिन यह सच है। अगर आप किसी स्टॉक में 1000 शेयर खरीदने की ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुक है और आप उसका भाव बस 5 सेंट अधिक देते हैं, तो आपने इसके लिए अदृश्य लेकिन वास्तव में 50 अधिक दिया है। वही इसके उलट, जब कोई निवेशक घबराहट में अपना शेयर बेचता है और इसे सबसे तात्कालिक भाव से कम पर बेचता है, तो वह भी मार्केट इम्पैक्ट का शिकार बनता है। ट्रेडिंग का खर्च आपके रिटर्न को उसी तरह साफ कर देगा जैसे सैंडपेपर से कई बार साफ किया गया हो। एक छोटे से हॉट स्टॉक को बेचने या खरीदने का खर्च 2% से 4%, और यदि खरीदने व बेचने का राउंड ट्रिप हो तो यह 4% से 8% तक हो सकता है। अगर आपने स्टॉक में 1000 लगाए हैं, तो आपका ट्रेडिंग खर्च शुरू करने के पूर्व ही आपके लगभग 40 तक खा जाएगा। शेयर बेचेंगे और आप पर 4% का ट्रेडिंग व्यय और लग जाएगा। जी हाँ, एक और चीज़ है, जब आप निवेश की जगह ट्रेड करते हैं तो आप दीर्घावधिक लाभ, जिस पर अधिकतम 20% पूंजीगत लाभ दर से टैक्स लगता है, को साधारण आय, जिस पर 38.6 की अधिकतम टैक्स दर लगती है, में बदल देते हैं। इन सबको जोड़े तो एक स्टॉक ट्रेडर को सिर्फ स्टॉक खरीदने और बेचने से अधिक पाने के लिए कम से कम 10% का मुनाफा चाहिए होता है। अगर कोई एक बार भी ऐसा कर सका तो वह भाग्यवश ही होगा। इसे पर्याप्त रूप से अक्सर करने के लिए ज़रूरी जुनूनी ध्यान और इससे उत्पन्न होने वाले दुस्वप्न तनाव को न्यायसंगत ठहराना असंभव है। हज़ारों लोगों ने प्रयास किया है और सबूत साफ है, आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे लाभ उतना ही घटता जाएगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के
फाइनेंस के प्रोफेसर ब्रैंड बार्बर और टेरेंस ओडियन ने एक प्रमुख डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से अधिक ग्राहकों के ट्रेडिंग रिकॉर्ड को खंगाला। 1991 से 1996 तक इन ग्राहकों ने 1.9 मिलियन से ज़्यादा बार ट्रेड किया था। ट्रेडिंग खर्च के उनके रिटर्न को लील जाने के पूर्व अध्ययन किए जाने वाले लोगों ने वास्तव में बाजार से औसतन आधा फीसदी बिंदु प्रति वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन ट्रेडिंग खर्च के बाद इन ट्रेडर्स में से सबसे अधिक सक्रिय, जिन्होंने प्रति माह अपने स्टॉक्स होल्डिंग का 20% से अधिक स्थानांतरित कर दिया, बाजार को मात देने की स्थिति से लुढ़क कर प्रति वर्ष 6.5% अंक कमज़ोर प्रदर्शन की स्थिति में पहुंच गए। हालांकि अधिक धैर्य रखने वाले निवेशक, जिन्होंने अपनी प्रति माह औसत कुल होल्डिंग में से बहुत कम 0.2% ट्रेड किया, ट्रेडिंग खर्च के बाद बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सके। वे अपने मुनाफे में से अधिकांश को अपने ब्रोकरों या टैक्स में देने की जगह लगभग सब कुछ अपने पास ही रख सके। सबक साफ है, कुछ न करें, बस खड़े रहे। अब समय आ गया है कि सब लोग स्वीकार करें, दीर्घावधिक निवेशक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। निवेशक केवल वही है जो दीर्घावधिक निवेश करे। जो व्यक्ति स्टॉक्स को अपने पास कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं रख सकता, वह अंत में विजय नहीं, विपत्ति का पात्र होता है। जल्दी आना जल्दी पाना। 1990 के दशक में निवेशकों ने दिलो दिमाग को दूषित करने वाली जल्दी अमीर बने विष का सबसे घातक विचार यह था कि आईपीओ खरीदने से आप धनवान हो जाएंगे। आईपीओ दरअसल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या जनता को कंपनी के स्टॉक्स की पहली बिक्री है। पहली नज़र में आईपीओ में निवेश करना अच्छा विचार लगता है। आखिरकार अगर आपने 13 मार्च 1986 को माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर पब्लिक होते ही खरीद लिए होते तो आपका 2100 का निवेश 2003 तक बढ़कर 7,20,000 हो जाता। और फाइनेंस के प्रोफेसर जे रिटर और विलियम शेट ने दर्शाया कि यदि आपने जनवरी 1960 में 1,000 को प्रत्येक आईपीओ में इसके प्रस्ताविक भाव पर लगाया होता और महीने के अंत में इसे बेच देते, और अगर अगले माह आईपीओ में निवेश किया होता तो 2001 के अंत तक आपके पोर्टफोलियो की कीमत 533 डेसिलियन से अधिक हो गई होती। दुर्भाग्य से हर आईपीओ के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े विजेता पर हजारों अन्य हारने वाले भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक डेनियल कानमैन और अमोस टेवेस्की ने दर्शाया कि जब मनुष्य किसी घटना की संभावना या निरंतरता का अनुमान लगाता है तो उसका आधार यह नहीं होता कि वह घटना कितनी बार हुई, बल्कि इस पर होता है कि पिछले उदाहरणों में इसमें कितनी विविधता रही है। हम सब अगला माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हैं क्योंकि शायद हमें पता है कि हम पहला माइक्रोसॉफ्ट खरीदने से चूक गए थे, लेकिन हम अक्सर इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि ज़्यादातर आईपीओ बेहद बुरे निवेश है। आप यह 533 डेसिलियन का मुनाफा केवल तभी अर्जित कर सकेंगे अगर आप आईपीओ बाजार में दुर्लभ विजेताओं में से कभी सभी को खरीद सके, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। अंत में आईपीओ में से सबसे अधिक रिटर्न विशिष्ट निजी क्लब के सदस्य, बड़े निवेश बैंक और फंड हाउसों को मिलता है जिन्होंने वह शेयर शुरुआती भाव पर खरीदा था, इससे पहले कि शेयर सार्वजनिक ट्रेडिंग के लिए उतारा जाता। स्टॉक्स में अक्सर होने वाले सबसे बड़े रनअप भी इतने छोटे होते हैं कि उनमें बड़े निवेशकों तक कोई शेयर नहीं मिल पाते, नहीं पर्याप्त होते हैं। अगर लगभग हर निवेशक की तरह आप भी आईपीओ तक तभी पहुंच पाते हैं जब ये विशिष्ट शुरुआती भाव से आगे बढ़ चुके हो, तो आपको भी बुरे परिणाम मिलेंगे। 1980 से 2001 तक अगर आपने औसत आईपीओ को उनके पहले सार्वजनिक बंद भाव पर खरीदा व इन्हें 3 वर्ष तक अपने पास रखा, तो आपने सालाना बाजार से 23% बिंदु से अधिक का कमज़ोर प्रदर्शन किया है। ऐसा शायद ही कोई स्टॉक होगा जिसने आईपीओ से अमीर बनने का सपना वीए लिनक्स से ज़्यादा बेहतर दिखाया हो। एक शुरुआती मालिक ने उल्लसित होकर कहा, लिनक्स द नेक्स्ट MSFT, अभी खरीदे और अब से 5 वर्ष में रिटायर हो जाए।
9 दिसंबर 1999 को शेयर को 30 की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस पर पेश किया गया, लेकिन इस शेयर की मांग इतनी अधिक थी कि सुबह नैस्डैक खुला तब वीए लिनक्स के किसी भी शुरुआत मालिक ने इसे तब तक नहीं बेचा जब तक इसका भाव 299 तक नहीं पहुंच गया। स्टॉक्स 320 के शीर्ष तक पहुंचा और 239 पर बंद हुआ और एक ही दिन में 697% का लाभ हुआ, लेकिन यह लाभ केवल कुछ मुट्ठीभर संस्थागत ट्रेडर्स को ही हुआ। एकल निवेशक इससे लगभग अछूते ही रह गए। सबसे महत्वपूर्ण आईपीओ खरीदना इसलिए बुरा सौदा है क्योंकि यह खुले तौर पर ग्राहम के बुनियादी नियम का उल्लंघन करता है। भले उस स्टॉक को कितने ही अन्य लोग खरीदना चाहते हो, आपको इसे तभी खरीदना चाहिए जब यह स्टॉक खरीद सौदे के लिहाज से काफ़ी सस्ता हो। पहले दिन के शीर्ष भाव से निवेशकों के लिए वेन लिनक्स के शेयर कुल मूल्य 12.7 बिलियन कर दिया। क्या कंपनी का कारोबार इतना कीमती था? 5 वर्ष से भी कम पुरानी कंपनी वेन लिनक्स ने कुल 44 मिलियन मूल्य के सॉफ्टवेयर और सेवाएं बेचे थे और इस प्रक्रिया में 25 मिलियन का नुकसान उठाया। अभी हालिया तिमाही में वेन लिनक्स 15 मिलियन विक्रय से कमाए, लेकिन इसमें 10 मिलियन खो दिए। यह कारोबार इस पर लगे हर डॉलर में लगभग 70 सेंट्स खो रहा था। वेन लिनक्स का संचित घाटा आय से कुल खर्च की अधिकता राशि 30 मिलियन का था। यदि वीए लिनक्स ऐसी निजी कंपनी होती जिसका मालिक आपको पड़ोसी होता, वह फेसिंग पर से आपसे पूछता कि उसके संघर्षरत कारोबार को खरीदने के लिए आप कितनी राशि दे सकते हैं, तो आप क्या जवाब देते? ओह, 12.7 बिलियन ठीक रहेंगे। या फिर आप हल्की नुकसान से साथ बारबेक्यू पकाने लगते और सोचते कि आपका पड़ोसी पता नहीं कौन सा नशा करता है। सिर्फ अपने फैसले पर यकीन करने पर में से कोई भी मूर्ख नहीं होगा जो 30 मिलियन के नुकसान उठा चुके धन गंवाने वाले कारोबार के लिए 13 बिलियन का भुगतान करने पर राजी हो जाए। लेकिन जब हम एकल की जगह जनता में होते हैं, जहां मूल्य अचानक ही लोकप्रियता प्रतियोगिता बन जाता है, तब स्टॉक का भाव इसका प्रतिनिधित्व करने वाले कारोबार के मूल्य से ज़्यादा अहम हो जाता है। जब कोई दूसरा उस स्टॉक के लिए इससे ज़्यादा देने को तैयार हो जितना आपने दिया था, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कारोबार का मूल्य कितना है। ट्रेड होने के पहले ही दिन तेज़ी से बढ़ने के बाद वीए लिनक्स मक्खन वाली ईंट की तरह नीचे आ गया। 9 दिसंबर 2002 को शेयर के 239 होने के दिन से 3 वर्ष बाद वीए लिनक्स 1.90 प्रति शेयर पर बंद हुआ। सबूतों को तटस्थ भाव से महत्व देकर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आईपीओ का मतलब केवल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही नहीं होता। इससे ज़्यादा सटीक संक्षिप्त रूप में इट्स प्रॉबेबली ओवर प्राइस, शायद भाव अधिक है। इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, केवल काल्पनिक मुनाफा। इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, या भीतरी लोगों के लिए निजी अवसर। इडियोटिक, प्रेपोस्टेरस एंड आउटेरेजियस, मूर्खतापूर्ण, निरर्थक और अति क्रूरता। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।